बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम देखेंगे प्रोग्राम आप मेट्रो टाइम न्यूज़ से लाइव देख रहे हैं। मैं ताहिर महमूद हूँ। नाज़रीन, दुनिया के 117 ममालिक के 600 सहाफ़ियों ने दुनिया भर में ऑफशोर कंपनियां रखने वाले अफराद के बारे में तहकीकात करके उनके नाम जारी किए हैं। कल जारी होने वाले पेंडोरा पेपर्स में इस बात का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था कि वज़ीर आज़म इमरान खान की भी ऑफशोर कंपनियां डिक्लेयर होंगी, लेकिन हुआ इसके बरक्स। वज़ीर आज़म इमरान खान की कोई भी कंपनी सामने नहीं आई। ICIJ ने अपनी तहकीकात के बाद उन तमाम अफराद की लिस्ट और उन तमाम अफराद के नाम जारी कर दिए हैं जिन्होंने ऑफशोर कंपनियां बना रखी हैं। वो पूरी दुनिया से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन नाजरीन 700 से ज़ायद पाकिस्तानियों की ऑफशोर कंपनियां ज़ाहिर हुई हैं। इनमें सियासी लोग भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी हैं, मीडिया हाउसेस भी हैं, मीडिया हाउसेस के मालकान भी हैं, क्रिकेटर भी हैं, रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान भी हैं। और अभी कुछ देर पहले ये इतलात मौसूल हुई थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस हवाले से एक कमेटी भी तश्कील दे दी और वो ख़ुद इस कमेटी की सरबराही कर रहे हैं और इन तमाम अफराद के बारे में तहकीकात की जाएगी कि ये ऑफशोर कंपनियाँ डिक्लेयर्ड हैं या छुपाई हुई हैं। इन सब मौज़ूआत पे आज हम गुफ्तगू करेंगे। टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है समर इकबाल भट्टी साहब ने, तजिया नगार हैं, और राना इसार साहब तजिया नगार हमारे साथ मौजूद होंगे, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मैं दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। राना साहब, ये फरमाइएगा, ये 2016 में जब पनामा पेपर्स लीक हुए थे तो उनमें काफ़ी लोगों के नाम आए थे और उस वक्त मौजूदा जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, उन्होंने ये डिमांड की थी, उनका मुतालबा था कि जिन लोगों के नाम आए हैं वो इस्तीफ़ा दें। स्पेशली मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे, उनका ये कहना था कि इनका नाम चूँकि आ गया है पनामा पेपर्स में, इसलिए ये रिज़ाइन करें, इस्तीफ़ा दें। तो क्या आपको क्या लगता है कि जिन लोगों के ये हुकूमती पैनल में जिन लोगों के नाम ये पेंडोरा पेपर्स भी आए हैं, क्या ये इस्तीफ़ा देंगे? आपको क्या लगता है? देखिए, बात ये है कि ऑफशोर कंपनियां रखना कोई गैर कानूनी काम नहीं है। जी हाँ, ऑफशोर कंपनियों को छुपाना जो है वो गैर कानूनी है। जी ठीक है ना। यहाँ पे अगर आपने ऑफशोर कंपनी को रजिस्टर्ड कराया हुआ है तो फिर कोई ऐसी बात नहीं है, आप करें कारोबार। जी असल बात ये कि अगर आपने छुपाया हुआ है और मनी ट्रेल आप नहीं बताना चाह रहे तो फिर काम गैर कानूनी। जी अब उसमें जो मिनिस्टर्स हैं उनमें दो ही मिनिस्टर्स के नाम आ रहे हैं। एक आ रहा है मोहम्मद इलाही का और एक जनूबी पंजाब से जो है उनका नाम आ रहा है। ये दो लोग, जी, खुसरो बाकी बख्तियार सारे साहब हैं और मोनिस मोहम्मद इलाही इलाही, साहब हैं। बाकी तो वही लोग हैं जो जिनका पनामा लीक्स में भी नाम था। जी इसमें जो नई चीज आई है वो जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ वो फवाद चौधरी साहब का ट्वीट है। इस तरह का है कि पाकिस्तान के जितने बड़े मीडिया हाउसेज हैं ना उनके मालिकान भी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर मुलविस हैं और उनके नाम भी पेंडोरा लीक में शामिल है। जी ये बड़ी बात है जो नई बात सामने आई है और इसके ऊपर उन्होंने वजारत इत्तलात में तहकीकात का आगाज कर दिया है और कैमरा से कहा है कि आप इन मीडिया हाउस से जवाब तलब करें। तो अगर ये बात हो जाती है तो फिर आप सोचें कि जो वर्कर्स साहब जो बेचारे भूखे मरते थे और उनको बल्क में निकाल दिया जाता था, उनकी तनख्वाहों में कट लगा दिए गए, उनका जीना मुहाल हो गया। कई साथियों ने खुद से किया कर दिए कि कई साथियों के बच्चों को स्कूल से उठा दिया गया, उनके घर का चूल्हा नहीं जलता रहा और उनके मालकान खरबोपति होके और ऑफशोर कंपनियां बना के बिजनेस करते रहे। तो आप अंदाजा करें कि इस मुल्क की इससे बड़ी और क्या बदली जी वो जी राना क्या साहब, आप कहते बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। इस मुल्क की इससे बड़ी और क्या बदकिस्मती हो सकती है कि वो लोग जो दिन रात मेहनत करते हैं और उनके मीडिया हाउसेस के जो मालिकान हैं उन्होंने उन्हीं के हकूक़ जो हैं उनको सल्ब करके और अपनी ऑफशोर कंपनियां बना रखी हैं। ये अभी नाम तो सामने नहीं आए, इनमें एक नाम अभी सामने आया है। और अच्छा राना साहब, ये फरमाइएगा, ये ऑफशोर कंपनियां जो हैं ये बनाई क्यों जाती हैं अगर ये लीगलाइज भी हैं, जैसा कि आपने फरमाया अभी कि ऑफशोर कंपनी रखना जो है वो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर वो डिक्लेयर की हो, अगर आपने छुपा के रखी है तो फिर है, तो ये बनाने की क्या ज़रूरत, क्या है, इनको क्यों बनाते हैं लोग ये? देखें, अगर आप ऑफशोर कंपनी को आप रजिस्टर करवाते हैं जी तो फिर आपको मनी ट्रेल देनी पड़ती है। जी ठीक है ना, कि ये पैसे कहाँ से आए। ठीक और है। जब आप उसे बाहर भेजते हैं तो फिर एक लीगलाइज तरीके से भेजते हैं जिसमें टैक्सेस इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें हुकूमत का चेक एंड बैलेंस होता है। लेकिन अगर आप ये ऑफशोर कंपनी खामोशी से बना लेते हैं खुफिया तौर पे जी जी। और खुफिया तौर पे बना के आप एफडीआर को इतना ही नहीं देते तो फिर तो ये गैर कानूनी है। इसका मतलब है आपने जो काला धन है उसे हम्म। छुपाने की कोशिश कर रहे हैं आप। ठीक ठीक है है। ना।
तो ये इसलिए गैर कानूनी है। अदरवाइज जो कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं उनके लिए कोई मसला नहीं है कि वो रजिस्टर्ड है और अपना बिजनेस कर रही है, वो मुल्क में भी टैक्स दे रही है अपने पैसों का और बाहर भी अपना बिजनेस कर रही है, जो भी करें। तो अब जो असल है इसमें बात ये है कि इमरान खान साहब जब तो बरामद नहीं खाई थी तो वो वजीर आजम नहीं थे, जी जी अब तो वो वजीर आजम है। अब उनके ऊपर फर्ज है कि वो जो बात वहां तब कहते थे कि जो तहकीकात हो वो अब करके दिखाएं। और सबसे पहले तो अपने ये जो 2 मिनिस्टर्स है ना उनको फौरी तौर पर उनसे इस्तीफा दें। हाँ, अगर वो अपनी नेक वो बात सामने साबित कर देते हैं तो उन्हें वापस ले लें। अदरवाइज अभी इमरान खान साहब का भी इम्तहान है, यदि सबसे पहले तो वो अपने इर्द के जो लोग हैं उनका एहसास करें ना। अगर खाली नवाज शरीफ के लिए पनामा लीक्स है या पंडोरा लीक्स है तो फिर तो ये वो मजा ना आया। अगर आप वाकई सीरियस हैं साहब तो आप मोहन सिदाई के खिलाफ और खुसरो बख्तियार के खिलाफ एक्शन लें और लेके उनसे इस्तीफा लें। हाँ, अगर वो प्रूव कर देते हैं कि जी नहीं उनका कोई कसूर नहीं है तो ठीक है, बिल्कुल उनका हक है कि वो कारोबार भी करें और वो भी करें। वैसे क्लैश ऑफ इंटरेस्ट तो यही है कि जो शख्स कारोबार कर रहा है जी वो कैसे अमूर मुमलिकत के अंदर ईमानदारी कर सकता है। जो बंदा पैसे कमा के मुल्क से बाहर भेज जाए जी वो किसी को कैसे कह सकता है कि इस मुल्क में सरमायाकारी करें। जी बिल्कुल राणा साहब 2016 में खान साहब का यही मौक़िफ़ था कि जिन बंदों के नाम आ गए हैं चाहे वो जो स्पेशली जो ये हुकूमत से मुंसलिक हैं वो रिज़ाइन दें इखलाकी तौर पे। अगर वो क्लियर साबित होते हैं, डिक्लेयर होते हैं तो उसके बाद वो आएँ आके अपना ज्वाइन करें, दोबारा अपनी कुर्सी पे बैठें। और अब जो कि आप जैसा कि आपने फरमाया अब जो सिनेरियो चल रहा है, अब अगर देखा जाए तो इसमें फैसल वाउडा साहब का नाम भी है जो सेनेटर हैं। तो ये 3-4 जो हुकूमती अरकान हैं इन्होंने पहले अभी से क्लैरिफिकेशन देनी शुरू कर दी है जी। हम हमारी जो ऑफशोर कंपनियां हैं वो शौकत तरीन साहब का ये फरमाना है कि वो उन्होंने स्टेट बैंक के कहने पे बनाई थी और उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई 1 रुपये की। तो वैसे असूली तौर पे तो आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, इनको रिज़ाइन करना चाहिए। और मेरा क्वेश्चन भी यही था, पहला सवाल भी यही था कि जब 2016 में जब आपने ये डिमांड की थी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कि जिन लोगों के नाम आए हैं पनामा पेपर्स में वो रिज़ाइन करें, तो अब भी इनको इखलाकी तौर पे रिज़ाइन करना चाहिए। मुझे ज़रा भट्टी साहब की तरफ जाना है। भट्टी साहब फरमाइएगा, आप क्या समझते हैं ये कोई इस्तीफे देने दिलाने का कोई सिलसिला होता हुआ आपको नज़र आ रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताहिर साहब देखिए, खान साहब से जो उनका एक शुरू से उनकी एक जो पार्टी की पॉलिसी है और जो उनका अपना एक माइंड है एक एहतसाब के हवाले से, उसके अंदर अगर उनकी हिस्ट्री भी देखी जाए तो अब तक उन्होंने इस चीज की कभी भी केयर नहीं की कि किस बंदे से कितना उनको बेनिफिट होता है पार्टी में, और अगर उसके ऊपर कोई एलिगेशंस लगे हैं तो उसके बावजूद उसको सेव करना है या नहीं करना। ये पीटीआई की पार्टी की एक मुनफरिद चीज है जो बाकी पार्टियों से है कि बाकी पार्टियों में हमने देखा कि जब भी उनकी अपनी पार्टी में ब्रांच के अगर नाम आते हैं तो मैक्सिमम उनको डिफेंड करने की कोशिश की जाती है। आप देखें कि साबिक जो उनके अपने जो करीबी दोस्त थे साहब का, मैं जहांगीर तरीन साहब की बात कर रहा हूँ कि अगर उनको देखा जाए तो अपोजिशन यहाँ तक कहा करती थी कि जी ये पीटीआई के लिए एटीएम की हैसियत रखते हैं। ठीक है कि अगर ये कट जाएंगे तो फिर पीटीआई के साथ पता नहीं क्या हो जाएगा, पार्टी नहीं रहेगी, पार्टी बिखर जाएगी। लेकिन इसके बावजूद इतना बड़ा रिस्क, और नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि उनके पास पावर उम्मीदवारों की जरूरत थी कि जो उम्मीदवार वो लेकर आए थे पार्टी में, अगर वो जिस तरह से उन्होंने अपना एक पावर शो किया, अगर वो रेजिग्नेशन दे देते अपने तो हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ी टेंशन बन सकती थी। नहीं भट्टी साहब ये देखें ना, अगर खान साहब ने जहांगीर तरीन को भी माफी नहीं दी और उनके खिलाफ भी जो एक्शन पॉसिबल था, जो अदालती कार्रवाइयां थी वो सारी गई, जुल्फी बुखारी को नहीं छोड़ा, इवन के जो रावलपिंडी का जो रिंग रोड का मंसूबा था उसके अंदर चौधरी सरवर का नाम आया तो उसको बहुत बचाने की कोशिश की गई। जो चौधरी सरवर या उनके जो हल्का बाप थे या जो लोग भी इन चीजों में इन्वॉल्व थे, लेकिन खान साहब ने अपने तौर पे उसकी सारी एक अलग से इन्वेस्टिगेशन करवा के और उसके ऊपर जो एक्शन पॉसिबल था वो करवाया। मतलब खान साहब इस चीज की केयर नहीं करेंगे, बल्कि खान साहब तो यहाँ तक इस चीज की फेवर में अभी भी आप देखें कि उन्होंने अपना सबसे पहला जो ट्वीट किया वो उन्होंने यही कहा कि जी वी वेलकम द पेंडोरा पेपर्स
पेपर्स। जी हाँ जी, भट्टी साहब, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। उन्होंने खुशामदीद कहा था पेंडोरा पेपर्स हाँ को, कि जी। हम खुशामदीद कहते हैं पेंडोरा पेपर्स ये जो आए हैं, और हम इन्वेस्टी, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि 2016 में खान साहब का ये कहना था कि अगर जिस बंदे का नाम आ गया है वो इखलाकी तौर पे पहले रिज़ाइन करे, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी, तहकीक होगी, अगर वो क्लियर साबित होता है तो वो वापस आ जाए। लेकिन अब वो फरमा रहे हैं कि जिनके नाम आए हैं उनके बारे में तहकीकात की जाएंगी, अगर वो कसूरवार हुए तो फिर उसके बाद उनको सज़ा और जज़ा वाला मामला किया जाए। तो ये तज़ाद क्यों है भट्ट साहब? देखें, ये तज़ाद नहीं हो सकता। ये इस वजह से नहीं हो सकता कि अगर ठीक है इंक्वायरी की बात उन्होंने की है, लेकिन अगर खान साहब अपने 3 या 4 बंदों को सेव करने के लिए अगर इसको कोई लचक देंगे या कोई रिलीफ देंगे या कोई डिस्काउंट देंगे ना, तो हम्म। उसमें वो बाकी जो 700 अफराद में से अगर इनके कोई 4 या 5 या 6 लोग अगर निकल जाते हैं, तो वो हम्म। बाकी सारे लोग उनको भी वही रिलीफ मिल जाता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर किसी तरह की कोई भी लचक दी जाएगी। इसके अंदर सबके साथ वही बराबर सलूक होगा। अच्छा और बट ये आपकी बात ठीक है कि वो इस्तीफा बिल्कुल लेना चाहिए, कि जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको खुद चाहिए कि जी वो अपनी बात के ऊपर पूरे रहें और अपनी पॉलिसी के ऊपर पूरे रहते हुए वो हम्म। रेजिग्नेशन दें और पहले खुद को क्लियर करें, उसके बाद आके दोबारा अपनी जिम्मेदारियां संभालें। अच्छा भट्ट साहब, पनामा पेपर्स में तकरीबन लगभग 450 के करीब जो है लोग उनके नाम थे, लेकिन कार्रवाई सिर्फ शरीफ खानदान के खिलाफ क्यों हुई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कार्रवाई तो देखिए उसमें जितने भी लोग थे उनमें सब में सबके साथ हुई, लेकिन सिर्फ क्योंकि हाईलाइटेड ये खानदान था तो इसलिए उनका नाम ज्यादा मीडिया के ऊपर भी आता रहा और हर जगह पे आता रहा। लेकिन ये नहीं है कि कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं, अभी भी बाकी भी जो लोग हैं वो अभी तक भी अपने केसेस अदालतों के अंदर फेस कर रहे हैं। पेंडिंग पड़े हुए हैं 5 साल से भट्टी साहब, कोई रिकवरी नहीं है। अगर 450 लोगों के नाम थे तो उनमें से कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने ये मिर्जा साहब, कंपनी। ये जो चीज है ये तो हट के वो फिर सारी बात हमारी वो जो अदालती निज़ाम है उसके ऊपर आ जाती है हम्म। कि हमारे पास अदालती निज़ाम में तरमीम होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि जो भी स्पेशली जो अगर इस तरह के केसेस आते हैं तो उनको तो एक हाई प्रायोरिटी के ऊपर लेके उनको जितना जल्दी होता है वो उनकी सारी समाअतें करके तो उनको जितना जल्दी हो सकता है क्लोज करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि अगर हमारे अदालती निज़ाम में करप्शन को एक उसके लिए एक ऐसा नया अमल बनाया जाए कि जी जो लोग करप्शन के अंदर इन्वॉल्व हैं अगर उनके ऊपर जितना जल्दी होता है उनके डिसीजन देते जाएं तो उसके साथ करप्शन के अंदर बहुत ज्यादा कमी आ सकती है। देखिए आपके पास करप्शन में इस वजह से भी कमी नहीं आती कि हमारे पास जो अभी भी जो हुकूमती इदारे होते हैं उनके साथ आप अगर कभी आपका उनके साथ कोई उनको पाला पड़ा हो जी तो जी। आपको बड़े बेहतर तरीके से डे पता बाय होगा डे कि जी भट्टी वो साहब, लोग आपका आपके कहने का मतलब ये है कि डे बाय डे हेयरिंग होनी चाहिए और जल्द ऐसे जो तमाम मुकदमात हैं इनका जल्द फैसला होना चाहिए। बात आपकी एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक एग्जैक्टली है। ताकि आने वाले लोगों के लिए सबक हो। बिल्कुल आने वाले लोगों के लिए सबक हो। और जैसा कि 5 साल से भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनका कोई फैसला पता नहीं होना है, नहीं होना, क्या होना है। अच्छा भट्टी साहब, वज़ीर आज़म जी ने एक तहकीकाती कमेटी बनाई है, क्या लगता है आपको ये कमेटी किस हद तक इन्वेस्टिगेशन करती हुई आपको नज़र आ रही है, जिनकी सरबराही भी खान साहब ने खुद ली है, यानी वो खुद सरबराही करेंगे उस कमेटी की, और 24 घंटे से पहले उन्होंने ये यानी कल तकरीबन 9:30 बजे के करीब शाम रात को ये पेंडोरा पेपर्स जो हैं ये जारी हुए थे, और अभी 24 घंटे नहीं हुए तो खान साहब ने ये कमेटी बनाई और ख़ुद उसके सरबराह बने हैं कि इसकी तहकीकात जो हैं तहकीकात की जाएंगी कि कौन से लोग हैं, उनकी जो कंपनियां हैं वो रजिस्टर्ड हैं या अनरजिस्टर्ड हैं, और लीगल हैं या अनलीगल हैं। देखिए मेरे ख्याल से कि ये कमेटी बन जाना कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह के जब भी मामला आए हैं ना तारीख के अंदर भी तो इनके साथ हमेशा इशू ये रहा है कि जब ये सारे केसेस हमारे अदालतों में जाते हैं तो वहां पर जाकर ये इतने लिंगर ऑन हो जाते हैं कि फिर वो जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं वो भी रिलैक्स होकर बैठे होते हैं, क्योंकि जहाँ पे स्पेशली जो पाकिस्तान से बाहर की कोई चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं, कोई बाहर के इदारे इन्वॉल्व हो जाते हैं कि अब जिस तरह ये ऑफशोर कंपनीज हैं तो वहां पे ऑब्वियसली ये जहां पर भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी तो बाहर वाले इदारे उसके अंदर शामिल हो गए। जिस तरह पनामा अभी तक चल रहा है 5 साल हो गए हैं लेकिन उसका अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला, कोई हल नहीं निकला, कोई भी बंदा उसके अंदर भट्टी कोई साहब, वो कब चाहेंगे जहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट हुई है, वो कब चाहेंगे कि इस मुल्क से पैसा गरीब ममालिक में वापस चला जाए? वो तो कोई ऑब्वियसली कानून ऐसा बनने ही नहीं देंगे। ऑब्वियसली खान साहब ने अभी जो ट्वीट किया है उसके अंदर उन्होंने ये चीज मेंशन की है हम्म। और ये तो वो पहले भी कहते रहे हैं अपनी जनरल असेंबली के खिताब के अंदर भी उन्होंने ये चीज कई बार हाईलाइट की और अभी इस ट्वीट के अंदर भी बोला कि जी जो अमीर ममालिक हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, अगर वो कोई निज़ाम इंसाफ इस तरह का नहीं रखेंगे कि जिसके अंदर अगर कोई गरीब ममालिक से अगर कोई करप्शन होकर पैसा आता है, अब जिस तरह इसके अंदर आप देखें छोटी अमाउंट नहीं, एक
$7 ट्रिलियन डॉलर्स की अमाउंट है कि जो हाईलाइट हो रही है कि जी। जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो इसके अंदर करप्शन के थ्रू आई है। हाँ, इसकी यहाँ पर तो चाहिए कि सिर्फ पाकिस्तान पे नहीं, बैनुल-अक़वामी तौर के ऊपर यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस को चाहिए कि वो एक इस तरह का इसके ऊपर कोई एक्शन लाएं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उसके उनके खिलाफ पहले तो ये तहकीकात होंगी ना कि इनके अंदर जिस तरह बात की इसरार साहब ने जी जी कि जी ठीक है, उसके अंदर जो लोग पहले तो ये देखा जाएगा कि इसके अंदर ऐसे कौन से लोग हैं कि जिन्होंने अपना मनी ट्रेल नहीं दिया, जो तो लीगल तरीके से अपनी सारे जो जितना भी इन्वेस्टमेंट थी वो लेकर गए हैं कि जी वो टैक्स पे करके गए हैं और वहां पे एक लीगल तरीके से रजिस्टर्ड होके उनकी कंपनीज काम कर रही थी, उनके खिलाफ तो कोई इशू नहीं है, कोई किसी तरह का मसला नहीं आएगा। क्योंकि अब देखिए खान साहब का भी साकिब पहले ये हो चुका हुआ है कि खान साहब की अपनी भी कुछ कंपनीज वहां पे रजिस्टर्ड थी ऑफशोर कंपनीज में, लेकिन वो सिर्फ इस वजह से हाईलाइट नहीं हुई या इस वजह से उनका ज्यादा इशू नहीं बना क्योंकि वो एक लीगल तरीके के साथ मनी ट्रेल दे के वहां पे रजिस्टर्ड थी। अभी भी जो लोग लीगल तरीके से वहां पे रजिस्टर्ड होके काम कर रहे होंगे उनको तो छूट मिल जाएगी, लेकिन बाकी जो है उनके खिलाफ सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, मैं कहता हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनको सही चाहिए कि मिलजुल के इसके खिलाफ एक एक्शन लें और इस तरह का एक्शन लें ताकि एक मसावत कायम हो और दुनिया के अंदर एक इंसाफ का जो है वो बोलबाला हो और इंसाफ का नाम हो कि जी ठीक है जी, और गरीब ममालिक जितने भी हैं वहां पे उन लोगों को पता हो कि जी हमने अगर इस तरह की करप्शन की तो उसको भट्टी साहब, लेकिन भी हम हाईलाइट हो ऐसा सकते हैं। होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। भट्टी साहब, ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आप मुझे बताएं, ये स्विट्ज़रलैंड में है क्या? हमारा मुल्क जो है उससे ज़्यादा जी जी खूबसूरत है, लेकिन स्विस जो बैंक हैं वो भरे पड़े हैं लोगों के पैसों से। लोग पैसे लेते ही नहीं हैं वापस। वो एक बार जब जमा करवा देते हैं तो कहते हैं ठीक है जी हमारे पैसे महफूज हो गए हैं। उनको क्या ज़रूरत है अभी वो पैसा वापस करने की या कोई ऐसा कानून बनाने की जिसके ज़रिए जो है गवर्नमेंट लूटा हुआ जो पैसा है, जो दौलत है, जो रकम है, वो वापस लेके जा सके। उनकी तो हाँ मीशत देखें, उनकी इकोनॉमी देखें कैसे स्टैंड कर रही है, इसी पैसे पे स्टैंड कर रही है। जी जी, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए वो खान साहब भी अभी भी जो बात कर रहे हैं ना जी कि ये जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनको इस चीज के ऊपर सोचना पड़ेगा। वो इसलिए कह रहे हैं कि तरक्की याफ्ता ममालिक जितने भी हैं, स्विट्जरलैंड के अलावा बर्तानिया की आप एग्जांपल ले लें कि बर्तानिया के अंदर दुनिया के जितने भी कोई तरक्की पजीर ममालिक है उनके बेशुमार उनका करप्शन वाला पैसा जो है वो ब्लैक मनी जो है वो वहां पे जाके इन्वेस्ट हुई हुई है। लेकिन जिस तरह अगर पाकिस्तान का भी आप हिसाब लगाएं कि अगर पाकिस्तान की अदालतों के अंदर ये कहा जाता है कि जिस तरह शरीफ फैमिलीज की वहां पे जो प्रॉपर्टीज है वो इलीगल है, लेकिन पाकिस्तान उसको प्रूव नहीं कर पा रहा। तो वो क्यों नहीं प्रूव कर पा रहा? वो सिर्फ इसी वजह से, अगर आज बर्तानिया की वहां की जो गवर्नमेंट है अगर वो कॉपरेट करे और वो ठीक है जो चीजें लीगल तरीके से यहाँ पे प्रूव हो रही हैं या साबित हो रही हैं कि जी ये ठीक है जी ये एक लीगल मनी नहीं थी जिसके साथ वो वहां पे प्रॉपर्टी बनाई गई, तो फिर तो सारा मसला ही हल हो जाए। आप ठीक कह रहे हैं कि ये जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो इस बारे में सिंसियर ही नहीं है। इसके अंदर बर्तानिया है, यूरोप है, इसके अंदर यूएस है, इसके अंदर सारे जितने भी तरक्की याफ्ता कंट्री हैं वो सब इसमें इन्वॉल्व है कि जी वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि जी वहां पर एक जो तरक्की पजीर ममालिक से जो पैसा लूट के वहां पर जो इन्वेस्टमेंट हुई हुई है जो उनके पास अब बिल्कुल वहां पे भट्टी साहब, गरीब ममालिक से जो पैसा लूट के वहाँ पे जमा करवाया गया वो उनको वापस करना पड़े। नाज़रीन, पिंडोरा पेपर्स पे मज़ीद गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। हम पिंडोरा पेपर्स के बारे में बात कर रहे थे जो कल शाम तकरीबन 9:30-10 बजे के करीब जो है वो जारी हुए और जिनमें पाकिस्तान के तकरीबन 700 के करीब जो 700 से ज़ायद अफराद हैं जिनके नाम आए हैं, जिन्होंने ऑफशोर कंपनियां बना रखी हैं। और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक तहकीकाती कमेटी भी बनाई है जिसकी वो सरबराही खुद ही कर रहे हैं। और भट्टी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये जो तहकीकाती कमेटी बनाई है वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, इसमें ट्रांसपेरेंसी आपको किस हद तक नज़र आ रही है? शफाफियत, क्या ये तहकीकात जो होंगी इसमें शफाफियत आपको किस हद तक नज़र आ रही है? तार साहब देखें, जो शफाफियत की बात आप करते हैं ना जी, जी ऐसे पहले भी कई मामला हो चुके, कई कमेटियां बन चुकी, या एक वो जो खान साहब का एक जो तब्दीली वाला नारा था और लेकिन उसको पिछले 3 सालों के अंदर अगर साबित नहीं कर सके या फिर वो तब्दीली जो सही माने में होनी चाहिए थी वो नहीं ला सके, तो उसकी एक सबसे बड़ी रीजन ये है कि खान साहब खुद जो मर्जी चाहें कि जी मैं करप्शन खत्म कर दूंगा, मैं इदारे ठीक कर दूंगा,
मैं ये कर दूंगा, हम्म लेकिन नीचे एक ये पूरा एक जो निजाम है हमारे पास, एक जो पिछले कोई 70 सालों से मुसलसल चलता आ रहा है, हम्म उसको ठीक करना वो इतना आसान रहा नहीं। हम्म ऐसी कमेटियां पहले भी बेशुमार बनती रही, या इदारों के अंदर भी आज तक कहीं पर भी अगर खान साहब इस्लाहात लाना चाहते हैं तो वो कमेटियां भी बनाते हैं, वो इदारों के सरबराहान को भी चेंज करते हैं, वो अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक उन निचले लेवल पे हर आदमी अपनी जो जिम्मेदारी है वो ईमानदारी से पूरी नहीं करेगा, तब तक कोई भी मामला ठीक नहीं हो सकते। अच्छा हमारे बट साहब ये आटा गंदम स्कैंडल इसका क्या बना, इस पे भी कमीशन बना था। चीनी स्कैंडल इसका क्या बना, इस पे भी कमीशन बना था। ठीक है, रिपोर्ट पब्लिक कर दी, लेकिन उसके बाद क्या किया? और अद्वियात स्कैंडल उसका क्या किया? लूटी हुई दौलत जो स्कैंडल था अभी चल रहा है जो, उसका क्या किया? कितनी रिकवरी हुई? मनी लॉन्ड्रिंग, क्या ये कमेटियां ही बनाते रहना है या कोई अपनी कारकर्दगी भी दिखानी है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ये कर रही है? जी जी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना जी कि देखिए इस तरह अभी की ये कमेटी तो पनामा बेशुमार पेपर्स आए हैं, इस पे भी कमेटी बना दी है। बिल्कुल पेंडोरा पेपर्स। सॉरी, पेंडोरा पेपर्स आए हैं, हाँ पनामा जी, पेपर्स तो पहले आए थे 2016 में। तो ये हाँ जी, बिल्कुल कमेटियां, ये भट्टी साहब कमेटियां ही बनती जा रही हैं, इनका नतीजा, इनके रिजल्ट जो हैं ये पता नहीं कब आने हैं। जी देखिए ये रिजल्ट्स तभी आएंगे जब तक हमारे पास, देखिए ये कमेटियां भी बनाने की जरूरत नहीं पेश आनी चाहिए। हमारे पास जो निजाम इंसाफ है वो इतना पावरफुल होना चाहिए कि वहां पे ऐसी कमेटियों की भी नौबत नहीं आनी चाहिए। डायरेक्ट इस तरह का जो केस आया उसके अंदर जिन लोगों के नाम आया है उनको डायरेक्ट कोर्ट के अंदर जाके जो आदमी तो लीगल तरीके से मनी ट्रेल देकर वहां पर गए हुए हैं, तो उनको चाहिए वो वहां पे जाके खुद को क्लियर करें, और अगर कोई नहीं जाते हैं तो उनको कोर्ट की तरफ से समन जाने चाहिए या कोर्ट की तरफ से बुलावा जाना चाहिए और उनको वहां पे क्लियर करना चाहिए। लेकिन हमारे पास जब तक निजाम इंसाफ ठीक नहीं होगा तब तक ये सारे मामला इसी तरह ही चलते रहेंगे। बिल्कुल, ये निजाम भी इंसाफ तो अभी भट्टी अभी साहब। बेशक इसके ऊपर जितनी कमेटियां बन जाए, तहकीकाती कमेटियां बन जाए, जितनी मर्जी इंक्वायरियां हो जाए, लेकिन फाइनली ये सारे केसेस जाने तो अदालतों में ही है ना। तो जब अदालतों में जाएंगे तो अदालतों के अंदर इन केसेस को वहां पे लंबे अरसे तक चलाना कोई ऐसा मसला नहीं है। ये ठीक है, वक्ती तौर पे एकदम लग रहा है कि जी ये हो गया। जब पनामा वाले पेपर्स जब आए थे तो वो इससे भी ज्यादा खौफनाक शोर किस्म से शराबा हो गए। हुआ था भट्टी साहब, इससे शोर भी शराबा ज़्यादा हुआ शोर था जी, शराबा बिल्कुल। हुआ था हाँ और जी, इससे भी ज़्यादा सनसनी फैली थी, लेकिन आप देख लें 5 साल हो गए वो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ उनके ऊपर। कुछ भी नहीं हुआ। आप देखेंगे उनके ऊपर अगर मियां साहबान के ऊपर सबसे ज्यादा जो टेंशन बनी थी वो शरीफ फैमिली के लिए बनी थी, लेकिन शरीफ फैमिली के ऊपर भी आज तक वो पनामा के रिलेटेड कोई भी चीज साबित नहीं हो सकी। अगर मियां साहब के ऊपर अगर कोई केस फाइनल हुआ था या जिसकी वजह से वो जेल काट रहे थे तो वो उनके अकामा वाला केस था, वो पनामा पेपर्स के अंदर फिर भी अभी तक उनके ऊपर कुछ फाइनलाइज नहीं, बस ना सिर्फ उनके ऊपर, किसी के ऊपर भी नहीं। जी अच्छा भट्टी साहब, थोड़ी सी इकोनॉमी की बात कर लें। ये डॉलर किधर गायब हो रहा है? हम इस पे पहले भी एक प्रोग्राम कर चुके हैं, एक पूरा प्रोग्राम हमने किया था, और लेकिन कल भी वज़ीर आज़म साहब को ये मुतला किया गया इस बारे में कि तकरीबन 15 मिलियन डॉलर जो हैं वो डेली स्मगल हो रहे हैं। डॉलर के बारे में तार साहब मेरा ख्याल है कि अभी भी इसको संभालना मुश्किल है। अभी तो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक जो क्राइसिस जन्म ले रहे हैं कि जिस तरीके से ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, तो वो ऑल ओवर द वर्ल्ड इस तरह की क्राइसिस आने वाले हैं कि जिसके अंदर हमें अपनी मैशत को संभाल के रखना बहुत मुश्किल होगा। अभी भी जिस तरह हमारी आवाम के अंदर जो एक डर पाया जाता है या एक वो जो महंगाई का एक बहुत ज्यादा शोर शराबा है, या आवाम कह रही है कि जी बहुत महंगाई हो गई जी, ऐसी महंगाई आज तक कभी नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मुझे ये लग रहा है कि अभी आने वाले टाइम में ये महंगाई मजीद बढ़ने वाली है, क्योंकि जब आपका डॉलर का जो रेट है मुझे नहीं लगता कि वो काबू में रहेगा। कि जो इस वक्त हमारी इकोनॉमिकली जो सिचुएशन जा रही है, हालांकि गवर्नमेंट के पास एक ऑप्शन है कि अगर ये चाहें, जिस तरह साबका हुकूमतें अभी तो हमारे पास रिजर्व भी सफिशिएंट है। सफिशिएंट से मुराद ये है कि पहले की निस्बत काफी बेहतर है। तो अगर तो गवर्नमेंट चाहे तो उसके अंदर को 200-300 अरब डॉलर डाल के तो वो डॉलर को स्टेबल कर भी सकती है। यानी वही तरीकाकार जो साबका द्वार में तरीका इस्तेमाल किया जाता रहा है, वही तरीका। हाँ जी, वो हो सकता है, लेकिन वो गवर्नमेंट की तरफ से लेकिन नहीं भट्टी किया साहब सवाल ये पैदा होता है, ये 15 मिलियन डॉलर जो हैं वो ये डेली कहाँ पे स्मगल हो रहे हैं? गवर्नमेंट की रेट किधर है? क्या कर रहे हैं इदारे, क्या कर रहे हैं? ये इदारों वाली बात तो फिर आपकी वही हमारे निजाम इंसाफ वाली साइड पे चली जाती थी। देखिए कोई भी हमारे पास जुर्म हो, वो बेशक वो करप्शन के हिसाब से हो, वो किसी भी तरह का कोई भी केस हो, तो
अब जब तक निज़ाम इंसाफ के अंदर लोगों को कटहरे में लाके उनको उसकी जो सजा बनती है वो सजा नहीं दी जाएगी, तब तक कोई भी किसी तरह की कोई एग्जाम्पल लोगों अच्छा के लिए भट्टी नहीं साहब, बनेगी। एक चीज़ और है, इसको ये डॉलर की जो ख़रीद है, इसको बड़ा एक महफूज बिजनेस समझ के इसमें इन्वेस्टमेंट की जा रही है कि डॉलर ख़रीद के रख लो, जैसे ही इसका रेट ऊपर जाएगा इसको निकाल देंगे। ये बड़ी एक महफूज सरमायाकारी है, आपका पैसा भी महफूज है और आपको प्रॉफिट भी आएगा। तो कुछ ऐसे अनासर भी हैं जो इस चीज़ को स्टोर कर रहे हैं। इससे पहले भी जब ये डॉलर का रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था तो तब भी उनके बारे में आवाज़ उठी थी, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका। और आज आप देख लें कि वो कहाँ का कहाँ जंप करता हुआ जा रहा है डॉलर। कुछ तो स्मगल हो रहा है, बल्कि ज़्यादा स्मगल हो रहा है और लोग ख़रीद के डॉलर को स्टॉक कर रहे हैं अपने पास कि इसका रेट बढ़ेगा तो इसको बेचेंगे। जी बिल्कुल अवेयरनेस की ज़रूरत है बिल्कुल। लोगों को, क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, कैसे समझाएं इनको? देखिए इसके अंदर कुछ अर्सा पहले कोई जब खान साहब की हुकूमत स्टार्ट में आई थी तो उन्होंने कुछ ना कुछ अपनी इस तरह की पॉलिसीज बनाने की कोशिश की थी कि जी हम लोग जितने भी मनी चेंजर्स हैं इनको सबको रिकॉर्ड में लेकर आते हैं, एक ये पूरा जो नेटवर्क है इसके ऊपर कैसे चेक एंड बैलेंस रखना है उसकी एक पॉलिसी बनी थी, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। अभी भी हमारे पास यही होता है कि जी जो इस वक्त सिचुएशन जा रही है ये अगर आप इसको टेक्निकली देखें तो डॉलर का जो रेट है ये लास्ट टाइम भी 170 तक आया और वहां से फिर ये नीचे आ गया और अभी दोबारा जब 170 को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है तो ये कुछ टेक्निकली चीजें इस तरह की होती हैं कि जो लोग सट्टेबाज होते हैं या जो लोग करेंसी के बिजनेस को अच्छी तरीके से जानते हैं तो उनको ये पता होता है कि जी ये कुछ इस तरह के लेवल्स होते हैं कि उसके बाद मार्केट की जो मूव होती है वो कंफर्म होती है कि अभी अगर डॉलर का रेट अगर 170 को पहले भी होल्ड करके नीचे गया, अभी अगर ये 170 से ऊपर जा रहा है, अभी आज 170.80 हिट कर दिया उसने, तो अगर कल या परसों तक या इसी वीक में या नेक्स्ट वीक में अगर डॉलर का रेट आपका 173 या 174 को क्रॉस कर जाता है तो ये ऐसे लेवल होते हैं कि ये आप देखिएगा कि अगर 170 को मार्केट ने होल्ड किया था और अगर ये 173 174 प्लस चला गया तो फिर ये 175 या 176 से वापस नहीं आएगा, नहीं आएगा, वापस ऊपर जाएगा, नहीं आएगा बिल्कुल, फिर ये 180 प्लस जाएगा। यहाँ तक भी पॉसिबिलिटी है कि आपका एंड ऑफ द ईयर जो है 2021 ये आपका को डॉलर का को 190 के अराउंड चला जाए। अच्छा भट्टी साहब, ऐसा नहीं हो सकता एक छोटा सा काम कि जो बंदा भी डॉलर ख़रीदने जाता है कहीं भी किसी भी जगह से वो ख़रीदता है तो अपनी शनाख्त को जाहिर करे वहाँ पे कि इतने सारे डॉलर लेके वो बंदा जा कहाँ रहा है? देखिए ये चीजें इसका रिकॉर्ड मेंटेन करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप देखें एफएटीएफ के अंदर भी जो चीजें पाकिस्तान को कही गई थी करने के लिए उनमें भी एक ये पॉइंट भी शामिल था कि हमारे पास जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है या जो इस तरह के अगर कोई डॉलर की जो मूवमेंट होती है अनएक्सपेक्टेड, इन सब चीजों को अगर ऑनलाइन किया जाए तो उसके साथ हमारे अपने कंट्री को फायदा है, हमारी अपनी रियासत को फायदा है, अपनी हुकूमत को फायदा है कि जी उनका एक कंट्रोल रहता है उसके ऊपर, सारी चीजों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रहता है। बिल्कुल भट्टी साहब, आप ठीक फरमा रहे हैं, कोई ऐसा तरीकाकार वजह कर देना चाहिए, लेकिन अभी तक तरीकाकार तो दूर की बात है, मेरा ख्याल है शायद कि सिम्मत का तयन जो है अगर खान साहब की तरफ से कुछ ऐसी चीजें लाई भी जाती है जी इम्प्लीमेंट करने के लिए कि जिसके साथ कोई शफाफियत आ सकती है तो वो आपको पता है कि नीचे काबीना के अंदर या पूरी असेंबली के अंदर या जितने भी हमारे पार्लियामेंट के अरकान है ये सारे हैं तो वही लोग ना जो पिछले 70 साल से इस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। बिल्कुल वही। हाँ ये अलग बात है कि वो ऊपर चेहरे चेंज होते रहे, कभी नवाज शरीफ आ गया तो कभी जरदारी साहब आ गए और कभी इमरान खान साहब आ गए, लेकिन नीचे तो सब लोग वही है ना जो एक पूरे सिस्टम का हिस्सा है। तो बेसिकली जब तक ये लोग नहीं चाहेंगे कि जी शफाफियत का निजाम आना चाहिए तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। अकेले खान साहब जितनी मर्जी कोशिश कर लें बहुत मुश्किल है कि इन सारी चीजों को जो है ना ओवरकम किया जाए। ये सिर्फ एक ही सूरत में हो सकता है कि अभी आने वाले टाइम में आने वाला जो इलेक्शन है अगर उसके अंदर खान साहब कुछ इलेक्शन से पहले अगर अवाम को अभी तक मेरे ख्याल बाकी तो सारे मामला इस हुकूमत के अच्छे जा रहे हैं। भट्टी साहब खान साहब फरमाते हैं कि मैं इलेक्शन जीतने के लिए कोई काम ही नहीं कर रहा हूँ, ना मैं दिखावे के लिए कोई काम कर रहा हूँ कि मैं वक्ती तौर पे कोई काम करूँ। हाँ, उनके तो मंसूबे ही लॉन्ग टर्म है। जी ऑब्वियसली ऐसे ही है, लेकिन फिर भी एक दो चीजें इस तरह की हैं, 2 या 3 चीजें इस तरह की हैं कि अगर वो हो जाती हैं तो बड़े क्लियर चांसेस हैं कि खान साहब की गवर्नमेंट दोबारा से आ सकती है 2023 में कि जिस तरह आपका ये जो बायोमेट्रिक वोटिंग है अगर ये हो जाती है और सेकेंडली जो ओवरसीज को जो वोटिंग का हक है अगर ये 2 चीजें मिल जाती हैं तो फिर बहुत कभी इम्कान हैं कि खान साहब की गवर्नमेंट दोबारा आ सकती है और बड़े एक मेजोरिटी के
सके। ये इम्तहान तो यहीं पे है ना, ये पेंडोरा पेपर्स जो हैं इनकी तहकीकात पे। जी नाजरीन, पेंडोरा पेपर्स जो कल रिलीज़ हुए हैं, उनकी तहकीकात के लिए वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एक कमेटी तश्कील दी है और ख़ुद वो इस कमेटी की सरबराही कर रहे हैं। ये तहकीकात किस हद तक शफाफ होंगी और इनका क्या नतीजा आएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। गुफ्तगू आपने सुनी, फ़ैसला आपने करना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।